हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर जो कि मैकेनिक्स का पेपर है आपका पेपर 1, ठीक है, उसकी सेकंड यूनिट कर रहे हैं हम, जो कि आपकी रोटेशन से थोड़ी बहुत रिलेटेड हम बोल सकते हैं, हाफ पोर्शन उसका, राइट। तो उसके अंदर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी कर ली थी, करेक्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम, राइट। अब देखो, एंगुलर पहले उसी लेक्चर पे जाओ जो प्रीवियस वाला था, उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर कोई पार्टिकल मेरा रोटेट करता है और उसमें थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट थीटा का आता है, तो चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने बताया था कि क्या होता है, आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है। लेकिन अगर कहीं पे मेरी एंगुलर वेलोसिटी का भी रेट चेंज कर दिया, यानी कि चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, अपना एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसा हमारा सिंपल उसमें होता था, हम सिंपल उसमें भी क्या बोलते थे, हमारा डिस्प्लेसमेंट को मैं आर से रिप्रेजेंट करती थी, फिर डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि डी आर बाई डी टी को मैं वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करती थी, फिर डी वी बाई डी टी को मैं किससे रिप्रेजेंट करती थी, ए से, क्योंकि वो क्या है, आपका एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे वही मेरी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो मैंने उनको किससे, थीटा, डब्लू यानी ओमेगा और अल्फा से डिनोट यानी एंगुलर एक्सेलरेशन से डिनोट करना स्टार्ट कर दिया। जब वो किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट एंगल से हो रहा था तब, यानी कि रोटेशन के उसमें हो रहा था, सर्कुलर पाथ के अंदर हो रहा था, तब मैंने उनके सबके आगे क्या लगा दिया, एंगुलर नाम लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका कर दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, द rate of change of angular velocity with respect to time is known as angular एक्सेलरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लिमिट हमारा डेल टी टेंड्स टू 0। इसको हम कर सकते हैं डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, जिसको आपको पता है इंस्टेंटेनियस फॉर्म में करोगे, इसको डी डब्ल्यू बाई डी टी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या कहा है, here del W is change in angular velocity of object in time interval t and t plus del t while मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू नॉट बाई टी, वेयर W नॉट इज इट्स, क्योंकि आपने लिखा है यहाँ पे डेल टी यानी कि डी ओमेगा यानी कि चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटीज, राइट। तो डेल ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी,
ठीक है, ओमेगा क्या है आपकी फाइनल ये वेलोसिटी होती है। अब आपको क्या करना है, एसआई यूनिट बतानी है इसकी, ठीक है। अब आप सबको पता है आपको क्या करना है, देखो एसआई यूनिट किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन की बतानी है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक बारी और चेंज, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की कितनी थी, रेडियन पर सेकेंड, तो एक बारी और टाइम के उसमें करो तो यानी कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब इसकी एसआई यूनिट कितनी हो गई आपकी, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या बताना है, इसका डायमेंशन भी बताना है। अगर तो डायमेंशन क्या बताओगे, अब रेडियन का तो कुछ है ही नहीं, डायमेंशन किसका रहेगा, सिर्फ सेकंड का ये टाइम का हो जाएगा, तो यानी कि m0 L0 t-2 क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशन हो जाएगा किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ आ गया। अब आपको क्या करना है, रिलेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, किसके बीच में, सिंपल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन ए यानी सिंपल एक्सेलरेशन एंड अल्फा, दैट मीन्स द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें रिलेशन करना है तो एज वी नो द रिलेशन बिटवीन द सिंपल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज दैट रिलेशन, एज द रिलेशन एज वी नो, हम जानते हैं ये रिलेशन कौन सा, एज वी नो द रिलेशन बिटवीन simple velocity and angular velocity, and that relation is v is equal to r omega. हमारा वो रिलेशन क्या है, v is equal to r omega. But now we have to calculate and proceed up to dw by dt. That means we have to calculate the angular acceleration that can be calculated by the change in the angular velocity with respect to time. हमारा अल्फ़ा आ सकता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ सकता है अगर यहाँ पे w का चेंज किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, both side. So we have dv by dt is equal to r dw by dt. अच्छा, कई कई बच्चों के ना खुरापाती दिमाग होते हैं, वो क्या सोचता है, भैया ये आर का क्यों ना करा, वो ये सोचते हैं आर का क्यों नहीं किया भाई डिफ्रेंशिएशन, बेटा आर किस लिए नहीं किया, क्योंकि आर तो डिस्टेंस था, फिक्स है वो तो आर तो जो हमारा जो आप सर्कुलर फॉर्म के अंदर कर रहे हो तो रेडियस किसी पर्टिकुलर सर्कल की क्या होती है बेटा, फिक्स होती है, ठीक है। इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करोगे, जैसे आप मास लेके चलते हो, ठीक है, मास और m और v है तो हमेशा मास का क्या हो जाता है आपका कांस्टेंट आ जाता है। जैसे आपने f इज इक्वल टू क्या करते हो, dp बाई dt करते हो, ठीक है, तो p कितना होता है आपका mv के इक्वल होता है, तो यहाँ से क्या होता है मास आपका बाहर आ जाता है, सिर्फ कितना होता है dv बाई dt कितना होता है एक्सेलरेशन। तो आप फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं बताते, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मास की वैल्यू फिक्स होती है पूरे होल सिस्टम की, ऐसे ही यहाँ पे क्या है हमारा पूरे सर्कल की रेडियस क्या है, फिक्स है। अगर फिक्स है तो हम इसको डिफरेंशिएशन में से बाहर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर लेके चलती ना तो आपका फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन यानी कि यूवी वाला रूल अप्लाई होता, यूवी वाला होता तो डब्ल्यू एक बारी आपका यहाँ पे आ जाता और आर के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते। अब चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में तो आर यानी कि डिस्टेंस के ऊपर जो रेडियस है सर्कल की वो तो चेंज होनी ही नहीं थी, अगर वो चेंज नहीं होनी थी इसका मतलब वो तो जीरो आ जाता और फिर यही फंक्शन बच जाता, तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया आर डी डब्ल्यू बाई डी टी की फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये डी वी बाई डी टी तो किसके इक्वल होता है आपका सिंपल एक्सेलरेशन, ये आर हो गया, डी डब्ल्यू यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी क्या है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन दैट इज बिटवीन द सिंपल एक्सेलरेशन एंड इन बिटवीन द angular acceleration, ठीक है। that means the linear and angular acceleration relation is given as a is equal to r alpha, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को करते हैं। तो चलिए बच्चे अब नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, एंगुलर
मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, सारे चीज़ों को जो उसका मेन कहने का मतलब है ना उससे समझो, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी करनी। ठीक है, अब आपको सिंपल मोमेंटम पता है पी हमारे पास है सिंपल मोमेंटम। ठीक है, अगर इस मोमेंटम को मैं रोटेट करवा दूं, यानी इस मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दूँ उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, यानी कि उसको ऐसे रोटेट करवा रही हूँ, तब हमारे पास क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब जो टर्निंग इफेक्ट है लीनियर मोमेंटम का, ठीक है, ये रोटेट कर गया तो ये मोमेंटम है, इसका ऐसे कर दिया, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से उसको रोटेट करवा दिया मैंने, तो जो टर्निंग इफेक्ट होगा आपका लीनियर मोमेंटम का, उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे भी ऐसे ही, कैसे, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम is called एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं उसको हम, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ, कैसे, कि जो लीनियर मोमेंटम है ना उसका उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जिससे वो रोटेट कर रहा है आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उनके बीच का जो अपना क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। यही बोल रही हूँ मैं इसके अंदर भी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी 1। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो कि it is the product of linear momentum and perpendicular distance of its line of action from the axis of रोटेशन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एल वेक्टर। ठीक है, मैंने बताया था ना इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास एल आ जाता है। ठीक है, अब ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन लेना पड़ेगा एक्स वाई का। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास ये लीनियर मोमेंटम बन रहा था, जेड की डायरेक्शन के अलोंग क्या करवा दो, उसको रोटेट करवा दो। अगर ऐसा करवा दिया तो आपने रोटेशन दिखा दिया। क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जो एक्स वाई में चीज़ थी तो उसका अगर रोटेशन दिखाया तो वो किसके अलोंग गया, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड एक्सिस के थ्रू निकलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्या कह रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर मैंने एक इस तरीके का ये प्लेन ले लिया। ठीक है, यहाँ से करके मैंने क्या किया, एक ये पी पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, जिसके ऊपर जो ओरिजिन से जिसकी वो कितनी थी, डायरेक्ट आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर हो गया। ठीक है, मैंने इस पॉइंट का टर्निंग इफेक्ट देखना, यानी कि इसको इसके प्लेन के ऊपर जो यहाँ पॉइंट था एक्स वाई में, उसका परपेंडिकुलर तो कहाँ होएगा, यहीं तो होएगा उसका परपेंडिकुलर, यानी कि जेड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है ये वाला। ठीक है, तो यानी कि पी पॉइंट यहाँ था, वो जेड डायरेक्शन के अंदर चला गया। ठीक है, और ये मेरा कितना था, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर ही चल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से करके ये कर लिया। तो ये जो अपना रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, थीटा ही मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। तो इससे करके मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कितना ले लिया, ओ, और ये मैंने एन ले लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, कंसिडर a particle P with position vector OP vector is equal to R vector in the XY plane। ठीक है, एक्स वाई मैं यहाँ पे इसको भी नोट कर देती हूँ, ये एक्स है, ये आपका वाई है और ये जेड है। एक्स वाई प्लेन के अंदर मैंने एक पी पॉइंट माना हुआ था, इसका टर्निंग इफेक्ट देख रही हूँ, ये जेड एक्सिस के अलोंग चला गया। ठीक है,
तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इफ़ इट रोटेट अबाउट एक्सिस ओ जेड its linear momentum p vector at any instant make an angle theta with direction of r vector. So the magnitude of angular momentum L vector is कितना हो जाएगा बेटा, L vector इज इक्वल टू कितना, P इंटू में क्या कितना उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P इंटू में उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो थीटा ये है, थीटा का यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, दैट मीन्स ON वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब P का थीटा ये है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी आपकी R बाय ये पॉइंट हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कितना कर सकती हूँ, R साइन थीटा लिख सकते हैं ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। अरे साइन किसके इक्वल होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता थी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, मेरे हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, आर, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, पी बाय आर। तो यानी कि पी कितना था, ओ एन, ओ एन कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। कर दो पुट यहाँ पे, तो पी इंटू में कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा, तो अगर क्रॉस में है आप, जैसे साइन थीटा आ रखा है, ठीक है, तो इसको सीधा ही मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, जैसे ये और ये आपके पास आ रहा था, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ किसके है, उससे आर क्रॉस में पी वेक्टर से, ठीक है। ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इससे रिगार्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म के उसमें है, तो अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू जैसे जो जो होती जाएगी, हम यहाँ वही वैल्यू इसकी पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो इन वेक्टर फॉर्म इफ थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 180, आप सबको पता है थीटा जब अपना 0 और 180 हो जाएगा तो साइन कितना होता है, 0 ही होता है। इसका मतलब हमारे पास जो हमारा ये होएगा एंगुलर मोमेंटम होएगा, वो कितना आ जाएगा, मिनिमम, ठीक है। उसके बाद इन दिस केस जो टर्निंग इफेक्ट है वो हमारा 0 आ रहा है, मिनिमम का मतलब टर्निंग हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो लिखेंगे इन दिस केस टर्निंग इफेक्ट इज ऑफ मोमेंटम इज 0, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, अपना जो दूसरा हो जाता है, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एल यानी कि आपका एंगुलर मोमेंटम वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, आर पी के, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो मोमेंटम का मैक्सिमम आ जाएगा। सो इन दिस केस turning effect of momentum is maximum, ठीक है। अब आपको इसकी एसआई यूनिट भी पता होनी चाहिए। एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कैलकुलेट कर लेना, इससे हो जाएगा MV और R है, ठीक है। M को करेंगे तो यानी कि kg आ जाएगा, V यानी कि कितना हो रहा है आपका, वेलोसिटी की यूनिट आपको नहीं पता, मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो एक यहाँ पे R और है, यानी कि मीटर में ही हो गया, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, इसका डायमेंशन भी लिखना था, तो डायमेंशन लिख लीजिए, इसका किलोग्राम है तो
m1 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर है तो l2 हो जाएगा, पर सेकंड है तो t-1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये पूरा का पूरा हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और कर लेते हैं। ठीक है, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारे पास ये r और p है वो हमारा xy प्लेन के अंदर लाई कर रहा था। ठीक है, तो अगर xy प्लेन के अंदर कर रहा है तो r को भी ij की फॉर्म में लिख सकते हैं और p को भी ij की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों को लिख सकते हैं ना ij की फॉर्म में, तो इन दोनों को ij की फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सिंस वेक्टर r vector and p vector are lies in x and y plane, right? So we can resolve the r vector in the x and y plane, such as r vector is equal to xi प्लस में वाई जे कैप। ठीक है, ऐसे लिख लो, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो रिजॉल्व द मोमेंटम कंपोनेंट इन द एक्स एंड वाई प्लेन, सच एज पी वैक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस में पी वाई जे कैप। फॉर कैलकुलेटिंग द angular momentum we have to take the cross product of r and p. So for angular momentum, that is L vector is equal to r vector cross में p vector. Now putting this value in this, simple. तो x I cap plus में y j cap cross product with p x I cap plus में p y j cap. ठीक है, now you all know that in the cross product the same axis gives the result 0 as they makes the angle 0 between them, and in case of the sine the angle 0 makes the sine result also 0. That means I dot I is equal to 1 but I cross I is equal to 0. ठीक है, यहाँ क्या होता है, क्रॉस में रोटेशन की फॉर्म में होती है, रोटेशन की फॉर्म में होती है, रोटेशन की फॉर्म में होती है। इसका मतलब आई को जे के साथ क्रॉस करूँगी तो के आएगा, के को जे को के के साथ करेंगे तो आई आएगा, के को आई के साथ करूँगी क्रॉस में तो जे आएगा। इस तरीके से रिजल्ट चलता है। तो आप यहाँ पे करोगे आई के साथ आई का तो 0 हो जाएगा, जे के साथ करूँगी तो के रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के आ जाएगा किसके साथ, एक्स पी वाई के साथ, और सिमिलरली इन दोनों का करूँगी तो कितना आ जाएगा, ये जे के लिए था तो जे क्रॉस में आई करूँगी तो जे क्रॉस में आई, इसका रिजल्ट ये दे के जाएगा लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, अभी बताया ना, अगर ये चीज़ होती है तो मेरे पास ये आया है, अगर इसका मतलब इसका रिवर्स करूंगी, के क्रॉस जे करूंगी तो साइकिल टूट गई, इसीलिए माइनस में आई आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका वाई पी एक्स। ठीक है, तो अपना रिजल्ट ये आ जाएगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम आपका रहेगा वो कितना हो जाएगा आपका, जो मैग्नीट्यूड में सपोज मैं ले रही हूँ तो ये हो जाएगा आपका एक्स पी वाई माइनस में वाई पी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा किसका, आपका एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का। तो आप यहाँ तक इसको करके आइएगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कौन सा, टॉर्क का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम टॉर्क करेंगे बस भाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क कल करेंगे अब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।